नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें, ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। सोमवार को भारतीय शेयर बाजार में काफी तेज गिरावट देखने को मिली, जहां ग्लोबल मार्केट की कमजोरी और मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर साफ नजर आया। हालांकि दिन के आखिर में बाजार में निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी जरूर दिखाई, जिससे घबराहट कुछ कम होती दिखी। दिन के अंत में सेंसेक्स करीब 1353 अंक गिरकर 73,566 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी लगभग 422 अंक यानी करीब 1.7% टूटकर 24,028 के स्तर पर बंद हुआ। दिन के दौरान निफ्टी एक समय 23,700 के नीचे तक फिसल गया था, लेकिन बाद में कुछ खरीदारी आने से ये फिर 24,000 के ऊपर बंद हो पाया। पूरे बाजार में गिरावट काफी व्यापक रही, जहां निफ्टी के 50 में से 42 शेयर लाल निशान में बंद हुए और इनमें से कई शेयरों में 3% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। सेंसेक्स के 30 में से 25 शेयरों में भी गिरावट रही, जिससे साफ पता चलता है कि बिकवाली लगभग हर सेक्टर में फैली हुई थी। सबसे ज्यादा दबाव बैंकिंग सेक्टर में देखने को मिला, जहां निफ्टी बैंक इंडेक्स करीब 1,763 अंक टूटकर 50,020 के आसपास बंद हुआ। इस गिरावट में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे शेयर प्रमुख रूप से कमजोर रहे। सिर्फ बड़े शेयर ही नहीं, बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स करीब 1,128 अंक गिरकर 56,266 के स्तर पर आ गया, जिससे ये साफ है कि बाजार में जोखिम लेने की भावना काफी कमजोर पड़ गई थी। बाजार में आई इस गिरावट के कारण बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन एक ही दिन में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए तक घट गया, यानी निवेशकों की संपत्ति में भी एक ही दिन में भारी कमी दर्ज की गई। सेक्टर के हिसाब से देखें तो लगभग सभी सेक्टर दबाव में रहे, लेकिन आईटी सेक्टर ने बाजार को थोड़ा सहारा दिया। विप्रो, एलटीआई, माइंडट्री और इन्फोसिस जैसे टेक्नोलॉजी शेयरों में मजबूती देखने को मिली, क्योंकि इस सेक्टर पर तेल की कीमतों का असर कम पड़ता है। कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के ऊपर जाने के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में तेज गिरावट आई। आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसे शेयर करीब 6% तक टूट गए, क्योंकि महंगा क्रूड इन कंपनियों के मार्जिन पर दबाव डाल सकता है। कुछ कंपनियों में खबरों के चलते भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयर 13% से ज्यादा टूट गए, क्योंकि कंपनी ने गैस सप्लाई में दिक्कत आने की चेतावनी दी, जिससे उसकी प्रोडक्शन और लागत पर असर पड़ सकता है। वहीं मीशो के शेयर में 10% का लोअर सर्किट लग गया, क्योंकि कंपनी को करीब 1,500 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स डिमांड नोटिस मिला है। इस खबर के बाद निवेशकों में चिंता बढ़ी और शेयर में भारी बिकवाली देखने को मिली। मिड कैप सेगमेंट में भी कई शेयरों में बड़ी गिरावट आई। आईडीबीआई बैंक, एमआरपीएल, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और एनएलसी इंडिया जैसे शेयर 5% से 9% तक टूट गए, जिससे ब्रॉडर मार्केट की कमजोरी और साफ दिखाई दी। बाजार में घबराहट का एक और संकेत वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी इंडिया विक्स में देखने को मिला, जो करीब 23% उछल गया। आमतौर पर विक्स बढ़ने का मतलब होता है कि निवेशकों में डर और अनिश्चितता तेजी से बढ़ रही है। पूरे दिन की गिरावट के बीच आखिरी 30 मिनट में अचानक बाजार का मूड थोड़ा बदला। खबर आई कि G7 देश अपने स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व से करीब 30 से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने पर विचार कर रहे हैं, जिससे क्रूड की कीमतों में थोड़ी नरमी आई। जैसे ही क्रूड ऑयल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई, बाजार में घबराहट कम हुई और कई निवेशकों ने निचले स्तर पर खरीदारी शुरू कर दी। इसी वजह से निफ्टी में तेज उछाल आया और ये 24,000 के ऊपर बंद होने में सफल रहा। इस आंशिक रिकवरी के पीछे एक कारण ये भी रहा कि कुछ बड़े और मजबूत शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जैसे बड़े शेयरों में आई खरीदारी ने इंडेक्स को नीचे से थोड़ा सहारा दिया। तकनीकी नजरिए से भी विशेषज्ञ मानते हैं कि निफ्टी का 24,000 के आसपास टिके रहना एक महत्वपूर्ण स्तर है। जब बाजार इस तरह के सपोर्ट लेवल के पास पहुंचता है, तो कई बार ट्रेडर्स और निवेशक वहां से खरीदारी शुरू कर देते हैं। इसके अलावा सुबह की तेज गिरावट के बाद कई निवेशकों ने इसे मौके की तरह देखा और लो लेवल पर खरीदारी की। इसी वजह से बाजार ने दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखाई, भले ही अंत में इंडेक्स गिरावट के साथ बंद हुए। इसी दौरान भारतीय रुपया भी कमजोर रहा और डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ। रुपया 92.33 डॉलर प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ, जो पिछले सत्र के 91.74 से भी ज्यादा कमजोर स्तर है।
पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और ईरान से जुड़े संघर्ष का असर अब सीधे वैश्विक ऊर्जा बाजार और शेयर बाजारों पर दिखने लगा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल आया है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई और निवेशकों की चिंता भी बढ़ती दिख रही है। इसी स्थिति को देखते हुए G7 देशों के वित्त मंत्री आपातकालीन पेट्रोलियम भंडार से तेल जारी करने की संभावित योजना पर चर्चा कर रहे हैं। इस बैठक में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के कार्यकारी निदेशक फेतेह बिरोल भी शामिल होंगे और ये समझने की कोशिश होगी कि ईरान से जुड़े संघर्ष का वैश्विक ऊर्जा बाजार पर कितना असर पड़ सकता है। कुछ अमेरिकी नीति निर्माताओं का मानना है कि करीब 300 मिलियन से 400 मिलियन बैरल तेल रणनीतिक भंडार से जारी किया जा सकता है। ये IEA मेंबर देशों के पास मौजूद लगभग 1.2 बिलियन पब्लिक रणनीतिक भंडार का करीब 25 से 30% होगा, जिसे आपात स्थिति में बाजार को स्थिर रख। तेल की कीमतों में उछाल उस समय और तेज हो गया जब अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड करीब 24% बढ़कर $116.71 प्रति बैरल तक पहुंच गया। वहीं अमेरिकी बेंचमार्क WTI क्रूड भी लगभग 28% बढ़कर $128.45 प्रति बैरल हो गया, जिससे वैश्विक वित्तीय बाजारों में दबाव बढ़ गया। तेल महंगा होने का असर आम लोगों तक भी पहुंच रहा है। अमेरिका में पेट्रोल की औसत कीमत सिर्फ एक हफ्ते में $2.98 प्रति गैलन से बढ़कर $3.45 प्रति गैलन हो गई, जिससे महंगाई को लेकर चिंता और बढ़ गई है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान के परमाणु खतरे का अंत हो जाता है तो तेल की कीमतें जल्दी नीचे आ सकती है। उनके अनुसार ये कदम वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी है। तनाव उस समय और बढ़ गया जब खबर आई कि बहरीन की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी बैप्को पर ईरान ने हमला कर दिया। इस हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई और कंपनी को फोर्स मेजॉर घोषित करना पड़ा, जिसका मतलब है कि असाधारण परिस्थितियों के कारण कंपनी अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार सप्लाई देने के लिए बाध्य नहीं रहेगी। बैप्को रिफाइनरी करीब 90 साल पुरानी है और बहरीन की सबसे बड़ी रिफाइनरी मानी जाती है। इसकी क्षमता रोजाना लगभग 4 लाख बैरल तेल रिफाइन करने की है और यहाँ सऊदी अरब, कुवैत और UAE जैसे देशों का कच्चा तेल प्रोसेस किया जाता है, इसलिए इसका वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ा महत्व है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर पश्चिम एशिया में तनाव और बढ़ता है या रिफाइनिंग और सप्लाई पर असर पड़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें और तेजी से ऊपर जा सकती हैं। कुछ आकड़नों में तो ये भी कहा गया है कि लंबे संघर्ष की स्थिति में तेल $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इसका सबसे ज्यादा असर उन देशों पर पड़ेगा जो तेल आयात पर ज्यादा निर्भर हैं, जैसे चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी और इटली। इन देशों में तेल महंगा होने से महंगाई और आर्थिक दबाव दोनों बढ़ सकते हैं। भारत के लिए भी ये स्थिति काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है। कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का असर सीधे पेट्रोल, डीजल, बिजली और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर पड़ता है, जिससे महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। हालांकि इस तनाव के बीच एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई है कि जंग के माहौल के बावजूद ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह नहीं रुका है। सैटेलाइट तस्वीरों में पर्शियन गल्फ के खार्ग आइलैंड के पास कई बड़े तेल टैंकर दिखाई दिए, जिनमें भारी मात्रा में कच्चा तेल भरा जा रहा था। खार्ग आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात टर्मिनल माना जाता है और देश के ज्यादातर कच्चे तेल का निर्यात यहीं से होता है। इसी वजह से दुनिया की नजर इस इलाके की गतिविधियों पर टिकी हुई है। सैटेलाइट तस्वीरों में खार्ग आइलैंड के पास 2 बड़े VLCC तेल टैंकर जेटी के पास खड़े दिखाई दिए। ऐसे जहाज करीब 20 लाख बैरल तक तेल ले जाने की क्षमता रखते हैं, यानी सिर्फ 2 जहाजों में ही लगभग 40 लाख बैरल तेल भरा जा सकता है। इसके अलावा द्वीप के आसपास समुद्र में 5 और VLCC टैंकर और 2 सुएज मैक्स टैंकर भी एंकर किए हुए दिखाई दिए। सुएज मैक्स टैंकर लगभग 10 लाख बैरल तेल ले जा सकते हैं, जिससे ये संकेत मिलता है कि ईरान बड़ी मात्रा में तेल लोड कर रहा था। जानकारी के मुताबिक ईरान सिर्फ खार्ग आइलैंड से ही नहीं बल्कि जास्क टर्मिनल से भी तेल लोड कर रहा है। ये टर्मिनल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पूर्वी हिस्से में स्थित है और यहाँ से भी तेल टैंकरों की गतिविधियां देखी गई हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया के सबसे अहम तेल व्यापार मार्गों में से एक है। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी रास्ते से गुजरता है, इसलिए अगर यहाँ सप्लाई में रुकावट आती है तो वैश्विक तेल कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। इस पूरे भू राजनीतिक तनाव का असर सिर्फ ऊर्जा बाजार तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारों की आर्थिक योजनाओं पर भी पड़ रहा है। भारत में भी सरकार शेयर बाजार की स्थिति पर नजर रख रही है, क्योंकि ज्यादा उतार चढ़ाव से विनिवेश योजनाओं की टाइमिंग प्रभावित हो सकती है। अगर वैश्विक अस्थिरता लंबे समय तक बनी रहती है तो सरकार को विनिवेश और ऑफर फॉर सेल जैसी योजनाओं की रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है, ताकि सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचते समय बेहतर मूल्य मिल सके। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने कैपिटल मिसलेनियस रिसीट्स के तहत करीब 47,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है, जिसमें विनिवेश और अन्य परिसंपत्ति बिक्री शामिल है। अब तक सरकार को CPSE डिविडेंड से 70,577 करोड़ रुपए, विनिवेश से 15,562 करोड़ रुपए और एसेट मोनेटाइजेशन से 18,837 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। संशोधित अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में CPSE डिविडेंड से करीब 71,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में बढ़ता संघर्ष, कच्चे तेल की तेज कीमतें और वैश्विक बाजारों की अस्थिरता मिलकर दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ा जोखिम बना रहे हैं। आने वाले समय में इस संघर्ष की दिशा और तेल सप्लाई की स्थिति ही तय करेगी कि बाजारों में स्थिरता लौटेगी या दबाव और बढ़ेगा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने डेरिवेटिव सेगमेंट में एक बड़ा अपडेट दिया है। एक्सचेंज ने बताया है कि 1 अप्रैल से 6 नए शेयर एफएनओ सेगमेंट में जोड़े जाएंगे, जिससे इन कंपनियों के शेयरों में अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में भी ट्रेडिंग हो सकेगी। इनमें अडानी पावर, कोचिन शिपयार्ड, ह्यूंडई मोटर इंडिया, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट और विशाल मेगामार्ट शामिल हैं। एफएनओ में शामिल होने का मतलब ये होता है कि इन शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम और निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ सकती है। बजाज फिनसर्व ने अपनी बीमा कंपनियों के फरवरी 2026 के प्रीमियम कलेक्शन के आंकड़े जारी किए हैं। कंपनी की सब्सिडियरी बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड ने फरवरी में लगभग 1094.04 करोड़ रुपए का ग्रॉस डायरेक्ट प्रीमियम अंडर राइटन दर्ज किया है, जो ये दिखाता है कि कंपनी के जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में अच्छी एक्टिविटी बनी हुई है। हिंदुजा ग्लोबल सॉल्यूशंस ने भी एक अहम साझेदारी की घोषणा की है। कंपनी की ब्रॉडबैंड सब्सिडियरी वन ओटीटी एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत प्रोजेक्ट गंगा के जरिए उत्तर प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर काम किया जाएगा। इस पहल का मुख्य उद्देश्य राज्य के अलग अलग इलाकों में इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं की पहुंच बढ़ाना है। अगर ये प्रोजेक्ट सफल रहता है तो इससे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और ग्रामीण व दूर दराज के इलाकों में भी बेहतर इंटरनेट सेवाएं मिल सकेंगी। टोरेंट पावर ने भी फंड जुटाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के जरिए 2000 करोड़ रुपए के सीरीज 14 एनसीडी जारी किए हैं, जिन पर लगभग 7.97% का कूपन रेट तय किया गया है। आसान भाषा में समझे तो एनसीडी एक तरह का कर्ज होता है, जिसमें निवेशक कंपनी को पैसा देते हैं और बदले में कंपनी तय ब्याज देती है। इस तरह जुटाए गए फंड का इस्तेमाल आमतौर पर कंपनियां अपने बिजनेस विस्तार, कर्ज कम करने या अन्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करती हैं। भारत के बॉन्ड बाजार में भी दबाव बढ़ता दिख रहा है। 6.48% 2035 सरकारी बॉन्ड की यील्ड बढ़कर 6.75% हो गई, जो पहले 6.68% थी। बाजार में ज्यादा गिरावट को रोकने के लिए आरबीआई ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत लगभग 500 अरब रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदने का फैसला किया है, ताकि बाजार में स्थिरता बनी रहे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रुपए की कमजोरी बनी रहती है तो इसका असर महंगाई पर भी पड़ सकता है। अनुमान है कि महंगाई करीब 0.50 से 0.60% तक बढ़ सकती है, जबकि जनवरी में भारत की खुदरा महंगाई दर 2.75% थी और अभी तक इसे नियंत्रण में माना जा रहा था। दूसरी तरफ तेल उत्पादन में भी दबाव के संकेत मिल रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इराक और कुवैत ने उत्पादन कम किया है और अगर यूएई और सऊदी अरब भी स्टोरेज की वजह से उत्पादन घटाते हैं तो वैश्विक तेल सप्लाई और कम हो सकती है, जिससे आगे कीमतों पर अतिरिक्त दबाव आरवीएनएल और इरकॉन को लेकर पिछले हफ्ते मर्जर की खबरें तेजी से फैली थी, जिसकी वजह से इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड का शेयर लगभग 10% तक उछल गया था। लेकिन बाद में दोनों कंपनियों ने साफ कर दिया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है, इसलिए बाजार में ये खबर गलत साबित हुई। इसी कारण निवेशकों की उम्मीद टूट गई और दोनों शेयरों में लगभग 4 से 5% की गिरावट देखने को मिली। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के शेयरों में आज जोरदार गिरावट देखने को मिली और स्टॉक करीब 15% तक टूट गया। कंपनी ने संकेत दिया कि एलपीजी गैस की उपलब्धता में दिक्कत आ रही है, जिससे उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण गैस सप्लाई में रुकावट की आशंका बढ़ी है, इसलिए निवेशकों ने इस खबर पर तेजी से बिकवाली कर दी। एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया पर भी इसी सेक्टर का दबाव देखने को मिला, क्योंकि ये कंपनी भी एयर कंडीशनिंग और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जहां गैस और ऊर्जा की सप्लाई अहम होती है। इसी वजह से निवेशकों ने सावधानी बरतते हुए इसमें भी बिकवाली की और शेयर करीब 7 से 8% तक गिर गया। मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में एक नई चीज सबसे ज्यादा चर्चा में है और वो है ड्रोन टेक्नोलॉजी। ड्रोन मिसाइल के मुकाबले काफी सस्ते होते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इस्तेमाल किए जाएं तो इन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि अब रक्षा क्षेत्र में ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम बनाने वाली कंपनियों की अहमियत अचानक बढ़ गई है। इसी ट्रेंड का असर शेयर बाजार में भी दिख रहा है, जहां जेन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक्स खराब बाजार माहौल के बावजूद मजबूती दिखाते नजर आए। कंपनी रक्षा क्षेत्र में ड्रोन और ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ी टेक्नोलॉजी पर काम करती है, इसलिए इस तरह के युद्ध के समय निवेशकों का ध्यान इस सेक्टर की कंपनियों पर ज्यादा जाता है। ऑटो सेक्टर में आज भारी दबाव देखने को मिला और टाटा मोटर्स लिमिटेड करीब 4 से 5% गिर गया। इसकी वजह यह है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंची रहती हैं तो पेट्रोल और डीजल महंगे हो जाते हैं, जिससे गाड़ियों की मांग पर असर पड़ सकता है और पूरी ऑटो इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ जाता है। कई लोग ये सोचते हैं कि टाटा मोटर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल में तेजी से आगे बढ़ रही है, इसलिए उस पर तेल की कीमतों का असर कम होगा। लेकिन हकीकत यह है कि कंपनी का कमाई का बड़ा हिस्सा अभी भी पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियों से आता है, जबकि इलेक्ट्रिक व्हीकल से अभी लगभग 13% ही रेवेन्यू मिलता है।
इसलिए तेल से जुड़ी खबरों का असर इस पर भी दिखता है। दूसरी तरफ डीमार्ट का शेयर इस कमजोर बाजार में भी हरे निशान में दिखाई दिया। इसका कारण ये है कि रिटेल सेक्टर को अक्सर डिफेंसिव माना जाता है, यानी बाजार में गिरावट के समय भी इसकी मांग ज्यादा प्रभावित नहीं होती। इसके अलावा कंपनी लगातार नए स्टोर्स खोलकर अपने बिजनेस का विस्तार भी कर रही है। IDFC फर्स्ट बैंक में भी गिरावट देखने को मिली। हालांकि इसका सीधा संबंध मौजूदा युद्ध से नहीं है। बैंक से जुड़ा एक मामला अभी जांच में है और फॉरेंसिक ऑडिट जारी है, इसलिए अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं और थोड़ी सी नकारात्मक खबर पर भी शेयर तेजी से गिर जाता है। सुज़लॉन एनर्जी और IREDA जैसी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां भी बाजार की गिरावट के दबाव में रहीं, लेकिन लंबे समय के नजरिए से इन सेक्टर्स को अच्छा माना जा रहा है। सरकार लगातार स्वच्छ ऊर्जा यानी पवन और सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए भविष्य में इन कंपनियों के लिए मौके बढ़ सकते हैं। अडानी पोर्ट्स को लेकर भी बाजार में काफी भ्रम देखने को मिला। खबर आई थी कि इजराइल के हाइफा शहर पर हमला हुआ है, इसलिए निवेशकों को लगा कि शायद अडानी पोर्ट्स के हाइफा पोर्ट को नुकसान पहुंचा होगा, क्योंकि कंपनी वहां पोर्ट ऑपरेट करती है। इसी डर के कारण शेयर करीब 3 से 4% तक दबाव में आ गया। लेकिन बाद में कंपनी ने साफ किया कि हमला हाइफा पोर्ट पर नहीं बल्कि हाइफा रिफाइनरी पर हुआ है, जो एक अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपनी के मुताबिक उनके पोर्ट और वहां मौजूद सभी एसेट्स पूरी तरह सुरक्षित है और सामान्य तरीके से ऑपरेशन जारी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक दिलचस्प बात ये भी सामने आई कि इजराइल का शेयर बाजार भी अब दबाव में आना शुरू हो गया है। आमतौर पर वहां ऐसे हमलों के बावजूद बाजार ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन जब ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रिफाइनरी पर हमला हुआ तो वहां का बाजार भी करीब 2 से 3% तक गिर गया, जिससे ये साफ है कि इस बार संघर्ष का असर थोड़ा ज्यादा। कुल मिलाकर सोमवार को शेयर बाजार में काफी तेज गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल मार्केट की कमजोरी और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव की वजह से लगभग हर सेक्टर में बिकवाली हुई और निवेशकों में घबराहट बढ़ गई। हालांकि दिन के आखिर में थोड़ी खरीदारी आने से बाजार ने निचले स्तर से हल्की रिकवरी जरूर दिखाई। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल रहा। पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से तेल सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है, जिससे दुनिया भर के बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी हुई है। अगर तेल महंगा रहता है तो भारत जैसे आयात पर निर्भर देशों में महंगाई और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही अलग अलग कंपनियों से जुड़ी कई खबरों का भी शेयरों पर असर दिखा। जैसे कुछ सेक्टर में गिरावट आई तो कुछ में मजबूती भी रही। कुल मिलाकर अभी बाजार की दिशा काफी हद तक वैश्विक हालात और तेल की कीमतों पर निर्भर है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।